स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। अभी हम स्टेट लाइन के पार्ट 9 में आ गए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 8 तक के एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझा भी होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखो और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताओ। बट आप तो मुझे बताओगे नहीं डाउट, क्योंकि आप सबके सब इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट लोग कभी अपने डाउट बताते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा इसके पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाया था। हम लोगों ने ax हमने ऐसा लिया था, देखो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, और फिर लिया था हमने a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। ऐसा दो इक्वेशन लिया था। ये दोनों के दोनों इक्वेशन ना पासिंग थ्रू ओरिजिन है। कैसे पता चला पासिंग थ्रू ओरिजिन है? क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। यानी इस टाइप का, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं पास हो रहा ओरिजिन से? क्योंकि यहाँ पे ये 7 ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ। इस कांस्टेंट टर्म होने की वजह से ये लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अगर इसमें ये टर्म नहीं होता तो ये ओरिजिन से पास होता। और हमने जब इक्वेशन बनाया था ये वाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, याद आया? तो हमने जो एक कंबाइंड इक्वेशन बनाया था ना, इन्हीं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बनाया था। अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ इस तरह से बनाया था, देखो a1 a2 x स्क्वायर, फिर क्या लिया था हमने, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a1 b2 xy, बाद में इसको किया तो क्या हो जाएगा b1 a2 xy, और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई तो क्या आएगा b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने इसकी जगह पकड़ लिया था a, तो ax स्क्वायर, हमने यहां से xy कॉमन निकाला था, अब बाकी जो टर्म बचा था ये वाला और ये बचा था, उसकी जगह हमने 2h ले लिया था, और ये xy, और इसकी जगह हमने क्या ले लिया था, तो क्या बना by स्क्वायर। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन बना है ये हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन, समझे? जो कि हमने के ऑलरेडी लेक्चर, अभी मुझे याद है तीसरे या चौथे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या बोले मैंने? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो अगर हम बात करते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का, तो वो कैसे बनाया जाएगा, वो देखो इस टाइप का रहेगा। देखेंगे वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ओके। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो इक्वेशन, यहाँ पे c1 और c2 है, और c1 और c2 जो है वो कांस्टेंट से पास होने वाले टर्म है। अगर ये कांस्टेंट से पास होने वाले अगर टर्म है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, नॉन ओरिजिन वाले हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसका कंबाइंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, तो हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अबव लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अबव लाइन, अबव लाइन। तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2, और इक्वल टू में क्या रहेगा 0, ऐसे रहेगा। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे a1x और फिर पूरा ब्रैकेट, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2, फिर क्या लेंगे हम लोग, ये b1y लेंगे, b1y, बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2, फिर हम क्या लेंगे ये वाला और फिर ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, बस इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। सो क्या बना बताओ मुझे, ये अगर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a1 a2 x स्क्वायर, इसको क्या तो क्या आएगा a1 b2 xy, और फिर इसको क्या तो क्या हो गया आया a1 c2 x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या है b1 a2 xy, बाद में b1 b2 y स्क्वायर, और इसका क्या आएगा, ये आएगा आपका b1 y
C2, B1Y C2 यानी B1 C2 Y, C2 Y। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आपको आ रहा है C1 A2 X, बाद में C1 B2 Y, बाद में C1 C2 इक्वल्स टू 0। नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे, देखो आप इसको अच्छे से अरेंज करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मेशन, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे A1 A2 X स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये XY वाला है और XY वाला ये भी है, तो उन दोनों को पहले पास में लिखो, तो क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2 और बाहर में आएगा XY, क्योंकि मैंने यहां से XY कॉमन निकाला। अब देखो उसके बाद इसको लिखो B1 B2 Y स्क्वायर, हो गया। देखो ये हमारा जनरल इक्वेशन जैसा बन गया, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा। अब क्या बचा है, अब ये x वाला टर्म है देखो, और ये वाला x वाला टर्म है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लेंगे A1 C2 और C1 A2 और बाद में क्या हो जाएगा x, हो गया x वाला। अब y वाला लो, कौन सा y वाला है, ये वाला और ये वाला y वाला, क्या बनाएंगे B1 C2 प्लस C1 B2 और ये y प्लस क्या हो जाएगा C1 C2 इक्वल्स टू 0, आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे लेफ्ट क्या लेंगे, A1 और A2 की जगह हम क्या लेंगे, हम लेंगे A, इसकी जगह क्या लेंगे A1 B2 प्लस B1 A2 की जगह क्या लेंगे 2H, हम ऑलरेडी ले चुके हैं ऐसा। बाद में B1 B2 इक्वल्स टू में B, हमने यहां तक के पहले किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखो हमने B1 B2 की जगह B पकड़ लिया, उसके बाद ये जो टर्म दिख रहा है कौन सा A1 C2 प्लस C1 A2 इक्वल्स टू पकड़ेंगे 2G, B1 C2 प्लस C1 B2, B1 C2 प्लस C1 B2, इसलिए आप पकड़ेंगे 2F और उसके बाद C1 C2 की जगह क्या पकड़ेंगे C, C1 C2 की जगह क्या पकड़ेंगे C, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये बना आपका ax स्क्वायर, ये क्या बना आपका 2hxy, ये क्या बना आपका by स्क्वायर, ये क्या बना आपका 2gx, ये क्या बना आपका 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, दिख रहा है। और ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, अबव इज जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, कर पाएंगे। तो चलो आप इसे नोट कर लो। अब देखो हमें क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। क्या हमारा जनरल इक्वेशन है। तो अगर हमें देखना है कि जनरल इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है, उसको क्या क्या यूज करते हैं, समझे मेरी बात। हमें जनरल इक्वेशन किस लिए काम आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया सो दैट लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, यानी अगर पेयर ऑफ लाइन अगर प्रूफ करना है, कभी भी याद रखना, कभी भी क्या बोला मैंने कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि सो दैट लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, समझे क्या। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से हम करेंगे, पहले 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, डिटरमिनेंट सॉरी बना लिया मैंने से, थोड़ा और बड़ा बना लूं क्या आपके लिए, चलो मैंने और बड़ा बना लिया, बहुत बड़ा है मेरे पास। मैंने बना लिया कुछ इस तरह से, पहले 3x3 का डिटरमिनेंट बनाना है मुझे, तो मैंने 3x3 का डिटरमिनेंट बना लिया मैंने। अब क्या होगा देखो, आपको क्या करना है, जो डायगोनल दिख रहा है डायगोनल, उस डायगोनल में लिखना है A B C, समझे आपको, डायगोनली लिखना है A B C और उसके बाद लिखना है यहाँ पे, यहां से ऐसे आना है, सो F
जी एच, और यहां पे भी कैसे जाएंगे, एफ जी एच, समझे। और अगर इसकी पूरी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो समझ लेना कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन। क्या प्रूफ करेगा, पेयर ऑफ लाइन। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। देखो इसी चीज को तो मैं क्लियर लिख देता हूं। लिखा मैंने यहाँ पे स्टेट का, मैंने बोला डायगोनली लिखना है आपको ए बी सी, उसके बाद मैंने बोला एफ जी एच, एफ जी एच इक्वल्स टू 0। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। यानी ध्यान रखिएगा, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रिप्रेजेंट कर कोई एक लाइन दिया रहेगा, इस टाइप का कोई लाइन दिया रहेगा और बोलेगा आप ये प्रूफ कर दिखाओ कि लाइन क्या करता है, पेयर ऑफ लाइन प्रूफ करता है। तो आपको फिर ऐसा निकालना चाहिए और इसका क्वेश्चन में 0 लाके दिखाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन, if the general equation this x square plus 2h square plus b y square plus 2gx plus 2fy plus 3 equals 0 represent pair of line, अगर ये pair of line प्रूफ करता है then these line must be parallel to x square plus 2h square plus y। अगर आपका ये लाइन अगर pair of line है तो इस लाइन में क्या होगा, वो पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा, समझे क्या। अरे हाँ या ना, तो ये बात ध्यान रखने का। एंगल बिटवीन द लाइंस, जो फार्मूला हमने एंगल का पहले पढ़ा था वही एंगल का फार्मूला अभी भी पढ़ेंगे। कौन सा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ h रूट में h स्क्वायर माइनस 3b डिवाइडेड बाय a प्लस b। कंप्लीट किया मैंने, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, tan थीटा की वैल्यू हो गई, समझे। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, अगर आपको ये प्रूफ करना है कभी कि पैरेलल लाइन है कि नहीं, तो आपको लाना चाहिए h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स 0। अगर आपने h स्क्वायर माइनस ab अगर 0 प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा, समझे मेरी बात। अरे हाँ है ना। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है कि a प्लस b की वैल्यू अगर 0 आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लाइन, समझे। आपको कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर आपको मान के चलो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका ये लाइन इस टाइप से पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, वो लाइन एक दूसरे पे क्या रहेगा, इस टाइप से परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि इंटरसेक्ट करना है, यानी कुछ इस तरह का आ गया मान लो। अब बताओ ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, तो इंटरसेक्ट करते होंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करते होंगे ना। तो ऐसे केस में आपको अगर कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, तो आपको लाके दिखाना चाहिए h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, समझे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया आपको पेपर में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मेरी एक स्टोरी याद रखना। कौन सा, ऐसा लिखिएगा कि हफ्ता बिजी अब है, समझेगा। हफ्ता बिजी अब है, यानी हफ्ता कैसा है, बिजी है। अब अगर हफ्ता अगर बिजी है तो घर में क्या है, तो घर में आफत अब है, घर में आफत अब है। तो देखो हफ्ता, हफ्ता का मतलब ह के लिए h और फ के लिए HF माइनस बीजी, बीजी आ गया। अब मैंने कहा अब है, सो अब के लिए AB और है दिया है कि नहीं, सो हो जाएगा आपका h स्क्वायर। ऐसे याद रखेंगे, याद रखो, इससे मैंने सब बता के दिया है। नेक्स्ट घर, GH, घर कैसे लिखते हैं आप, GHAR लिखते हैं ना, तो घर आफत, और आफत अली, घर आफत अब है, अब है, बन गया।
तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, अगर आपको ये नियोमिक्स याद रहेगा ना, तो बराबर आप ये बता पाओगे। कैसे? हफ्ता बीजी अब है, घर आफत अब है। समझे? तो आप ये सारे पॉइंट नोट करो अच्छे से, और ये नोट करोगे, अगर आपको ये समझेगा तो ही आपको एक्सरसाइज समझेगा। अभी मैं आगे एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको पहले इस पार्ट को अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए, और मेमोराइज करने के बाद ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए। समझे मेरी बात? ध्यान रहेगा। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाया आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा। तो उसी के बेस पे अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे का प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है? सो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ये देखो, अच्छे से रीड करो। सॉल्व एग्जांपल में पेज नंबर 125 पे है शायद ये 125। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस, 125 पे ही है ये। ठीक है? क्या बोला है क्वेश्चन, रीड करो एक बार। वैसे भी आपने वीडियो देखते देखते रीड कर लिया होगा। सो दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको बड़ा वाला, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, यानी ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन दिखाता है, अपने को प्रूफ करना है। क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दो क्वेश्चन थीटा हो गया। तीसरा, फाइंड अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, यानी इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए एक साथ। समझे? हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिख रहा हूं मैं, गिवन जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या आएगा तो मुझे, x² - 6xy + 5y² + 10x + -14y + 9 = 0। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होता है तो मुझे, ये तो हो गया आपका गिवन जो मुझे दिया है, और जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये होने के बाद देखो, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करो, क्या है, क्या है, a की वैल्यू क्या आएगी वहां पे, a = 1। आगे 2h = क्या आएगा, 2h = -6, सो h कितना हो जाएगा, -3। कैसे आएगा -3, 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो 6/2 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर बताओ b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 5। बाद में देखो ये g की वैल्यू है, सो 2g कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे 2g और यहाँ पे 10 है, तो क्या आएगा, g कितना हो गया 5। 2f इक्वल्स टू में क्या आएगा, 2f इक्वल्स टू -14, सो कितना f कितना हो जाएगा, -7 आया। अब इसके बाद क्या होगा आपका, इस c की जगह क्या हो गया, c इक्वल्स टू 9। ठीक है? अब हम पहले क्वेश्चन में जाते हैं, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, पेयर ऑफ लाइन प्रूफ करना है। अगर हमें पेयर ऑफ लाइन प्रूफ करना है तो मैंने आपको सबसे पहले वाले पॉइंट में बता के दिया है कि किसी भी लाइन को अगर पेयर ऑफ लाइन प्रूफ करना है हमें क्या करना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू में 0 प्रूफ करना चाहिए। यानी हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और सॉल्व करके 0 आंसर ला के देना है। अगर 0 आ गया तो वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो चलो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये हमने लेट लेने के बाद क्या किया, हमने लिया यहाँ पे, पहले बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे A B C F G H F G H। इसके हिसाब से आपकी अपनी वैल्यू बताओ क्या है, बताओ मुझे। A कितना दिया है 1, H कितना दिया है -3, G कितना दिया है 5, H कितना दिया हुआ है -3, B कितना दिया हुआ है 5, F कितना दिया हुआ है -7, G कितना दिया है 5, F कितना दिया है -7 और C कितना दिया हुआ है 9। आ गया? अब आपको क्या करना है, इसी चीज को सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। हम क्या करेंगे, ये टर्म को जैसे के वैसे रखेंगे। सर इस साइड में क्या चल रहा है आपका, इस साइड में चल रहा है आपका A B C F G H F
जी एच ये चल रहा है इक्वल्स टू में। अब हम ये डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? आप बचपन से देखते आ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में भी आपको हमने पढ़ा है। पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, हमें इतना पोर्शन सॉल्व करना है। देखो इतना पोर्शन बोले तो 5 7 7 9 ये सॉल्व करना है हमें। तो 5 9 क्या होगा 45। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 45 माइनस, अब देखो फॉर्मूले का पहले माइनस ले लिया मैंने, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा बताओ मुझे, इस 7 से मुझे क्या होगा 49। सो माइनस क्या हो जाएगा 49 आ गया, एक टर्म सॉल्व हो गया। 5 9 का 45, 7 7 का 49 और फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद क्या होगा माइनस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये होने के बाद हम लोग ये वाला टर्म लेंगे। सो ये टर्म और ये टर्म अपने को नहीं चाहिए, ये टर्म और ये टर्म लेते क्या बचा -3 -7 5 और 9 ये बचा। सो क्या हो जाएगा 9 3 27 और बाद में क्या आएगा 7 5 35 और बीच में फॉर्मूले का -35 ऐसे आ जाएगा। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। सो -27 पहले हम क्या लिखेंगे -3 ले लिया मैंने, कौन सा ये वाला -3 लिया, ठीक है। वो लेने के बाद अपने क्या बचा, ये ले लेना है और ये ले लेना है। सो -3 -7 5 9 तो उसको क्या आ रहा है -27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +35 आ गया प्लस। अब क्या लेंगे, ये अब 5 लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में क्या है बताओ मुझे। अब हमें क्या लेना है, ये और ये नहीं लेना है, क्या -3 5 5 -7 तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 -25 21 -25। अब क्या रहा बताओ मुझे, यहाँ पे कितना है 45 में से 49 कितना हो जाएगा 1 into -4 माइनस माइनस +3। अब ये कितना आएगा इंटू 8 प्लस 5 की जगह 5 और यहाँ पे -4। अब क्या होगा सोचो, ये -4 ये 24 और -20 आया। 1 into 4 -4 5 into 4 -20 3 into 8 24 -4 -20 क्या हो गया -24 और एक 24 यानी क्या होगा इक्वल्स टू 0। यानी कि पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0 आ गई, और अगर पूरे की वैल्यू 0 आ गई therefore given line represent pair of line। यानी मेरा एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया अभी, कौन सा कि पेयर ऑफ लाइन प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन मिला हमें फाइंड द एंगल बिटवीन देम, हमें एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या पता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट में h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। अब क्या होगा सोचो, अब यहां लिया मैंने 2 की जगह पे बताओ मुझे h² की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू -3। सो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस a into b, a है 1 और b है 5। सो 1 into 5 और नीचे भी क्या आएगा 1 + 5 आ गया। सो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -5 अपॉन में क्या आएगा 6 ले लिया। अब क्या करेंगे आगे बताओ हम लोग, हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से 9 में से 5 पे तो 4 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट में 4 अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 2 into 2 अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा ये 2 से 3 का कट गया तो कितना बचेगा 2/3 ये बचा। और यहाँ पे क्या है tan थीटा आ रहा है। अब मुझे बताओ ये 2/3 tan की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 लिखेंगे एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अभी भी हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या बोला है आल्सो फाइंड अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, समझे। सो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हमने क्या देखा था फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला देखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमने क्या देखा था, हमने देखा था हफ्ता बीजी
अब है, घर में आफत अब है, यही देखा था हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिखाना है। कैसे निकालेंगे सोचो, h की जगह क्या लिखेंगे बताओ मुझे, h कितना दिया है -3, तो क्या हो जाएगा -3 और h कितना दिया है -7। उसके बाद b की वैल्यू कितना दिया है 5 और g की वैल्यू क्या हो गया बताओ मुझे, g की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन a इंटू b, सो 1 इंटू 5 और h की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, h कितना है भाई -3, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, कॉमा देखिए उस साइड का बताओ मुझे, g कितना है, देखो g कितना है इसमें 5, h कितना है -3, माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, f की वैल्यू कितनी है -7, a इंटू b 1 इंटू 5 -3 का होल स्क्वायर, यही था हमारा। अब हम क्या करेंगे देखो, माइनस माइनस प्लस 21 -25, नीचे में क्या हो गया 5 -9, कॉमा देखिए -15 प्लस 7 अपॉन 5 -9, ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस का कितना हो गया -4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 -9 -4, और यहाँ पे क्या आएगा -8 अपॉन -4, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, लास्ट में आप आंसर में लिख सकते हो, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिखोगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1, 2। सो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 1 और 2 आया है, ठीक है। सो कर पाएंगे आप लोग, चलो पढ़ो इसे। चलो अभी हमें क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या हुआ सुनो ध्यान से, उसने बोला कि ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन, सो दैट नहीं करना आपको, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें सो दैट करना था, बट यहां पे ऑलरेडी हमें बोला गया है कि रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, बोला ना कि पेयर ऑफ लाइन ऑलरेडी है ये। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालना है, समझे मेरी बात। तो क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू लगा के क्या करेंगे दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे गिवन जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या दिया बताओ मुझे, गिवन जनरल इक्वेशन। अगर आप गिवन जनरल इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस k इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब लिखेंगे जनरल इक्वेशन इन डिग्री 2 क्या है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करो, क्या आ रहा है यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है a इक्वल्स टू 2 आ गया, 2h है तो यहाँ पे क्या है 4, सो 2h इक्वल्स टू 4, सो h इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ b है तो यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे 2g है तो यहाँ पे क्या है 2g इक्वल्स टू 4, सो g इक्वल्स टू 2f इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पे 8 है, सो f इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 4 और c की जगह पे क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, यानी हम ऑलरेडी पेयर ऑफ लाइन है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे a b c f g h इक्वल्स टू क्या लेंगे 0। अब हमने ये वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 ले लिया है, लेकिन हमने जो इसके पहले सॉल्व किया उसमें 0 नहीं लिया था, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें पेयर ऑफ लाइन शो करके दिखाना था, पर यहाँ पे हमको पेयर ऑफ लाइन शो करके नहीं दिखाना है, ऑलरेडी पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 2, बाद में h की वैल्यू क्या है 2, g की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद h की वैल्यू क्या है 2, बाद में b की वैल्यू क्या है
-2, f की वैल्यू क्या है 4, बाद में g की वैल्यू क्या है 2, f की वैल्यू क्या है 4 और बाद में यहाँ पे k इक्वल्स टू में 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, ये 2 लेंगे फिर ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 के -16 आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, उसके बाद क्या आएगा चेक करो, ये लाइन और ये लाइन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के -8, देखो ध्यान से, इसको इससे बाद में 2 और फिर क्या हो जाएगा तो मुझे ये लाइन और ये लाइन लेंगे तो 2 4 कितना हो जाएगा 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू में 0। सो 2 क्या हो जाएगा आगे बताओ मुझे, माइनस सॉल्व करते चले जाओ इसको, रुकने का नहीं, -4 के और फिर क्या आएगा -32, इसको किया तो 2 2 जा 4 के और यहाँ पे +16 यहाँ पे आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी 216 और ये कितना हो जाएगा, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, 8 और 4 12 12 2 जा 24 इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा सोचो, देखो ये और ये ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा -8 के आया और उसके बाद क्या आएगा, देखो ये 24 और 16 क्या हो जाएगा 40 में से 32 क्या कितना होगा -+8 इक्वल्स टू में 0। अब उधर शिफ्ट किया तो -8 के इक्वल्स टू -8, सो k इक्वल्स टू कितना होगा 8/8, सो k इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी द फाइनल। देखो एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो अपने को बोला है नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, यानी पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं प्रूफ करना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, पहले यहां पे अपन क्या बनाते हैं a b c f g h लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ तो भी वैल्यू आएगा, चाहे कुछ भी आए, तो लास्ट में लिखेंगे डज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के बाद पहले मत लिखना डज नॉट इक्वल्स टू 0 और अगर 0 नहीं आया देयरफॉर डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, बस हो गया। कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला पेयर ऑफ लाइन, आप तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या k की वैल्यू निकालना है, इसके पहले जैसा क्वेश्चन किया मैंने k की वैल्यू निकालने वाला, बिल्कुल सेम कार्बन कॉपी है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है kx² + 10x + 6y + 4 = 0। अब देखो यहां पे स्टार्टिंग के सारे टर्म गायब है, तो आप क्या पकड़ेंगे, पहला है kxy है, सॉरी kxy है, ठीक है। तो इसके पहले वाले टर्म नहीं है, यानी ax² + 2hxy + by², ये तीनों टर्म नहीं है ना, तो अब इसके लिए क्या लेंगे 0x², बाद में 0xy, अब बाद में क्या 0y² ले लेंगे। सो a की वैल्यू आ जाएगी 0, 2h की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। अब बाकी वैल्यू तो आपको दिख ही रहा है ना, समझे। तो आप लोग इसको घर में खुद से ट्राई करोगे और सॉल्व करोगे। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या हमारा क्वेश्चन, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है p एंड q की वैल्यू निकाल के दिखाना है। आगे क्या बोला हमें बोला गया है इफ इक्वेशन 2x² + 4xy दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। किस चीज का है, परपेंडिकुलर लाइन है, समझे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन जनरल इक्वेशन, क्या जनरल इक्वेशन 2x² + 4xy - py² + 4x + qy + 1 = 0। अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में करूंगा, यहाँ के नीचे की 2-3 लाइन नहीं लिखूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है हमें। डायरेक्ट हम लोग a की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, हम लोग 2h की वैल्यू क्या लिखेंगे 4, सो h कितना हो जाएगा 2, बाद में b की वैल्यू क्या हो जाएगी -p, बाद में 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सो g कितना हो जाएगा 2, फिर बाद में 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी q, सो q कितना है f कितना होगा q/2 और c की वैल्यू क्या होगी 1। ध्यान रहेगा।
अब हमें क्या बोला है कि पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, देख रहे हो क्या आपको क्या बोला है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अगर आपको पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन अगर बोलता है इसका मतलब क्या है, लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आता है ना। बताओ a कहां पे है, a है 2 प्लस b कितना है माइनस p इक्वल्स टू 0। सो इसको उधर ले जाएंगे क्या आएगा, माइनस p इक्वल्स टू माइनस 2। सो p इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो p और q में से एक हमारा आ गया। अब हमें क्या बोला है, पेयर ऑफ लाइन चूज करना है, दिया है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे गिवन लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी सी एफ जी एच इक्वल टू में 0। समझे। अब वैल्यू क्या है बताओ मुझे, ए की वैल्यू क्या है 2, एच की वैल्यू क्या है 2, जी की वैल्यू क्या है 2, एच की वैल्यू क्या है अगेन 2, बी की वैल्यू। अब माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस टू, क्योंकि हमें पी की वैल्यू पता है लेकिन बी की वैल्यू माइनस पी है ना। सो माइनस 2, बाद में एफ की वैल्यू क्या है q बाय 2, बाद में जी की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू क्या है q बाय 2 और सी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करोगे तो बराबर k की वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेंगे 2 और फिर बाद में क्या आएगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -q²/4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन नहीं लेंगे और ये लाइन नहीं लेगा तो क्या बचा बताओ मुझे, क्या नहीं लेना है, ये और ये नहीं लेना, क्या बचेगा 2 बचेगा -2, फिर क्या बचेगा बताओ मुझे, सॉल्व ही कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, बोलो क्या आएगा, ये लाइन और ये लाइन नहीं लिया तो बचा यहाँ 2 और ये तो क्या बनेगा 2 × 1 2 और इसको अगर इसके साथ इंटू करेंगे सो 2 × q/2 क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया तो क्या बचेगा -q, यही आएगा। बाद में क्या बचा 2, उसके बाद क्या आएगा +2 और फिर क्या आएगा, ये लाइन और ये लाइन नहीं लेंगे तो इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे, देखो इसको अगर इससे इंटू करेंगे अभी क्या था मैंने तो क्या आया था q आया क्या, और उसके बाद क्या हो गया इसका इंटू इससे तो -4 आएगा और फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा +4 इक्वल्स टू में 0। सो क्या आएगा बताओ मुझे मिलेगा, इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा -4, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 2 इंटू क्या होगा q²/2 यही आएगा, सॉरी 4 दिया तो 4 ही आएगा, ये क्या हो जाएगा -4 और ये क्या आएगा +2q, इसका क्या है बताओ मुझे 2q + 8 इक्वल्स टू में 0। अब क्या होगा सोचो, क्या करेंगे 2 1 जा and 2 2 जा आया, सो क्या हो गया 4 और 4 कितना 8 -8 और एक +8, सो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास बचता है अभी q²/2, 2q क्या हो गया 4q इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -q² और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 8q इक्वल्स टू में 0, q कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा -q + 8 इक्वल्स टू में 0, सो q इक्वल्स टू 0 और -q + 8 इक्वल्स टू 0, सो q इक्वल्स टू 0 और -q इक्वल्स टू -8, सो q इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो वैल्यू आ गई, बताओ मुझे क्या आ गई, q की वैल्यू 0 आ गई और 8 आ गई और p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू तो हमारी पहले आ गई थी 2, समझे मेरी बात। अब ये देखोगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल इसकी जैसा ही है। पहले क्वेश्चन में दिया है 7वें में रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन और 8वें में दिया है रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो जहां पे पैरेलल लाइन दिया रहेगा ना वहां पे हम
ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहां पे? पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के लिए क्या है बताओ मुझे? h² माइनस ab इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको p और q की इसकी वैल्यू मिलेगी और दूसरी वैल्यू फिर आपको ऐसे ही निकालना है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप उसे कंप्लीट करोगे। अब इसे मैं आज यहीं पर रोकता हूं, वैसे भी आपका सेशन बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा पीरियड, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। समझे मेरी बात? सो आप इसे नोट करो।